पुलिस की ड्यूटी है ये कि वो उनको टारगेट करे। अगर कोई गलत काम कर रहा है टारगेट करे, ज़रूरत हुई तो फायरिंग करे, फायरिंग में उनकी डेथ भी होगी। कभी ऐसा हुआ कि वो डांट रहे हो प्रणब मुखर्जी अपने ब्यूरोक्रेट्स को कि ऐसा क्यों कर दिया, या कुछ भी ऐसा इंसिडेंट रहा हो कभी? स्मृति ईरानी मैडम ने कहा कि राकेश डोंट वरी, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर। मैं हूँ इसलिए सब न्यूज़ बन रहे हैं। ब्राइब और गिफ्ट में क्या डिफरेंस होता है? एडिशनल पीएस का फ़ोन आया जो पार्लियामेंट से कर रहा था। जनरली बड़े मिशन को आप लें, अगर यूके या मॉस्को को लें, तो आई वुड से मोर देन 50% आर नॉन IFS ऑफिसर। इसलिए फ़ोन पर हाँ या ना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और आप चुपचाप सुन लीजिए, करिए वही जो सही है। सिर्फ प्रणब मुखर्जी जिस तरह की पोजीशन में थे, हमारे पास किसी भी तरह का एक भी गलती करने का स्कोप नहीं था। एक थानेदार ने बताया कि सर अभी खबर आई है, महेंद्र सिंह जी को गोली मार दी गई है। हेलो, वेलकम टू ओनली IAS। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। और आज हमारे साथ रिटायर्ड IAS ऑफिसर राकेश रंजन सर, तो उनके साथ आज हम बहुत कुछ लर्निंग्स लेने वाले हैं। आपको भी बहुत कुछ लर्निंग्स मिलने वाली है। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी थैंकफुल वी आर कि आप आज हमारे साथ जुड़े हैं, समय निकाले। थैंक यू सो मच। थैंक्स वैभव। सर, जब आप त्रिपुरा में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उस समय आई थिंक जो इंसर्जेंसी थी वो काफ़ी प्रिवेलेंट इशू था। तो उस समय आप एज अ DM कैसे वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे? DM का एक क्रिटिकल रोल होता था लॉ एंड ऑर्डर। थोड़ा सा मैं इसमें डिस्टिंग्विश करना चाहूँगा। एक जो आप लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं ना, लॉ एंड ऑर्डर होता है जो नॉर्मल क्राइम्स होते हैं, मर्डर्स, रेप्स, उस तरह के हेनस क्राइम्स जो होते हैं। तो वो इंसर्जेंसी इज स्लाइटली मोर देन द लॉ एंड ऑर्डर। इट्स ठीक है, उसमें भी इस तरह के इंसिडेंट्स हो सकते हैं, हाँ, बट बेसिकली यू आर डीलिंग विथ ए मच मोर सीरियस प्रॉब्लम। तो वहाँ पर कई एक उस तरह के ग्रुप्स थे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हुआ करते थे, और DM का रोल बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग रोल हुआ करता है जहाँ भी इस तरह की सिचुएशन होती है। तो DM नॉर्मली हेड्स द कोऑर्डिनेशन ग्रुप, जिसमें कि जैसे मैं त्रिपुरा की बात करूँ, जब मैं DM था तो वहाँ पर आसाम राइफल्स थे, BSF थे, BSF के कई सारे बटालियंस थे, CRPF की बहुत सारी बटालियंस थी, ऑफ कोर्स SP वाज देयर। तो वो कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हम लोग बहुत ही रूटीन तरीके से, रेगुलर तरीके से, हम लोग रूटीन नहीं रेगुलर तरीके से हम लोग करते थे। और उस मीटिंग में कई सारी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की जाती है। मतलब कहाँ पर मूवमेंट रहा, कहाँ पर कैंप होने की संभावना है, कहाँ पर नेक्स्ट ऑपरेशंस करनी है। बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स होती हैं और उसमें हम लोग ये सब शेयर किया करते थे। तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन शेयरिंग और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके उस इशू को टैकल किया जाता था। बहुत सारे सरेंडर्स वगैरह हुए उस समय। तो मैं जिस पीरियड में त्रिपुरा में था, टोटल मैं करीब 10 साल त्रिपुरा में रहा था, इनिशियल पीरियड, उसमें काफ़ी सिचुएशन ख़राब थी, धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही थी। आज सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है त्रिपुरा में। वो सिचुएशन, इंसर्जेंसी वाली सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है। ओके। एंड सर, जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप और जो पॉलिटिकल सेटअप किया जाता है इंसर्जेंसी को थोड़ा सा सही करने के लिए, तो क्या वो कितना इफेक्टिवली मददगार रहा? देखिए, अगर आपका प्रश्न ये है कि वेदर द पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स दे वर कोऑपरेटिंग विथ ईच अदर और नॉट, एब्सोल्युटली कोऑपरेटिंग विथ ईच अदर। उन दोनों के कोऑपरेशन के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। और जहाँ तक समस्या, देखिए, एक तो होता है जो पुलिस जो कंट्रोल करती है, वो डेली इंसिडेंट्स को चेक किया जा सकता है, लेकिन जो उसका सॉल्यूशन निकलता है वो हमेशा एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन फाइनली हुआ, अगर आपको याद हो, मतलब जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उसमें TNV अकॉर्ड हुआ था, मिज़ो अकॉर्ड हुआ था, दीज आर ऑल पॉलिटिकल सॉल्यूशंस। तो उसके बाद भी जब इन समस्याओं का समाधान हुआ, तो जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, उनको जब एक बार ये लग गया कि नहीं, हमें इस तरह से जंगल में रह कर के इंसर्जेंसी से हमें और हमारे ट्राइब को, हमारी कौम को कोई फ़ायदा नहीं है, तो दे सरेंडर्ड द आर्म्स, दे केम इनटू द मेन स्ट्रीम, एंड basically this assurance has to come from the government, and government, हमारा parliamentary democracy का system है, तो government basically means political executives. So political executives basically they were successful in giving this kind of assurance through their actions, through their words to the insurgent groups. उसके बाद इस समस्या का परमानेंट निदान तो उनकी वजह से ही होता है, हम लोग उसमें मदद कर सकते हैं। एंड आई ऑलवेज से कि ब्यूरोक्रेसी इज जस्ट ए टूल, इट इज़ अप टू द पॉलिटिकल मास्टर्स हाउ दे वांट टू यूज़ द टूल्स।
तो सर इधर बीच कभी भी आपको, जब वहाँ पे थे आप, तो कभी भी कोई थ्रेट आपको रहा जिसको आपको खतरा कोई महसूस हो, या कभी आप ऐसी जगह चले गए हो जो आपको पता ना हो कि कितना क्रिटिकल था वो? त्रिपुरा में I will say कि सिविल ऑफिसर्स एंड स्पेशली आउटसाइड IAS ऑफिसर्स दे वर नॉट द टारगेट्स। जो इंसर्जेंट ग्रुप्स भी थे वो जनरली टारगेट नहीं करते थे, खासकर कोई ढंग से काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है तो वो टारगेट नहीं करते थे। लेकिन हाँ, एक एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है उनके बिहाफ में। सपोज़ कि SDO की गाड़ी जा रही है, उनको लगा कि नहीं ये पुलिस की गाड़ी है, वो अटैक कर सकते हैं। पुलिस ऑफिसर्स वेयर द टारगेट्स, बट सिविल ऑफिसर्स जनरली वेयर नॉट द टारगेट्स, स्पेशली आउटसाइड IAS ऑफिसर्स टारगेट नहीं होते थे। एक दो बार ऐसा हुआ, मैं चला गया और रास्ते में जैसे मैंने देखा कि यूनिफॉर्म में इंसर्जेंट ग्रुप से कुछ लोग वहाँ पर उनका ग्रुप बैठा हुआ है, और ऐसा एरिया था जहाँ की जाने का भी वही रास्ता था, वापस आने का भी वही रास्ता था। काफ़ी आइसोलेटेड एरिया था, त्रिपुरा के काफ़ी इंटीरियर में था। एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप के लिए हम लोग गए थे, केवल मैं ही नहीं था, डिस्ट्रिक्ट और भी कई सारे ऑफिसर्स थे, तो केवल मेरी सिक्योरिटी नहीं, उनकी सिक्योरिटी का भी प्रश्न था। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से वायरलेस से बात करके पुलिस से, और वहाँ पर BSF की कई सारी टुकड़ियाँ थीं, बात करके वो एक ROP कहते हैं, रूट ओपनिंग पेट्रोल्स और ये सब। तो हम लोग मॉर्निंग में गए थे, शाम तक 3-4 बजे तक वापस आना था। तो ROP वगैरह करके पूरे एरिया की कुम्बिंग करा दी गई, उसके बाद हम लोग वापस आ गए। तो इस तरह की घटनाएं कई सारी होती रहती थी, और कई सारे रूट्स ऐसे थे कि विदाउट एस्कॉर्ट जाना सेफ़ नहीं माना जाता था। तो अगर आप इमरजेंसी में जा रहे हैं तो एस्कॉर्ट लेकर जा रहे हैं, और कॉमन लोगों के लिए भी जो लोग बस वगैरह से ट्रैवल कर रहे हैं, तो सारे बसेस जीप्स को एक जगह इकट्ठा किया गया। उसके बाद टाइमिंग रहती थी कि सवेरे 10 बजे, 2 बजे, 4 बजे, अलग अलग टाइम पर कॉन्वॉय में वो काफ़िला मूव होता था। सर, जो आपने बताया कि वहाँ के जो लोकल थे, वो IAS ऑफिसर जो बाहर से आए होते हैं, उनके लिए कभी भी थ्रेट नहीं रहता है, और उन दिनों नहीं पुलिस था, के, उन हाँ, दिनों पुलिस नहीं के लिए था, था। हाँ। तो वो डिफरेंस क्यों सर, कि वहाँ की पुलिस के लिए था बट बाहर के IAS ऑफिसर के लिए नहीं देखिए, था? पुलिस के लिए क्या था ना कि पुलिस हैज़ द आर्म्स। हम जो सिविलियन ऑफिसर्स होते हैं, हमारे पास आर्म्स नहीं होता है। तो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन उनका था कि हमें आर्म्स मिल जाएंगे पुलिस को अगर अटैक करेंगे तो। दूसरा कि पुलिस वाले उनसे डायरेक्टली कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं। पुलिस की ड्यूटी है ये कि वो उनको टारगेट करे। अगर कोई गलत काम कर रहा है, टारगेट करे, ज़रूरत हुई तो फायरिंग करे, फायरिंग में उनकी डेथ भी होगी। तो एक तरह की एनिमोसिटी रहती है पुलिस और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स में। ब्राइब और गिफ्ट में क्या डिफरेंस होता है, और क्या इंडियन गवर्नमेंट गिफ्ट लेने से मना करती है अपने जो सिविल सर्वेंट होते हैं, और बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में, या कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में? डेफिनेटली डिफरेंस तो है ही। गिफ्ट आप किससे ले रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विसेज से कंडक्ट रूल्स होते हैं, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स, उसमें गिफ्ट क्या है ये डिफाइंड है, किस लिमिट तक आप ले सकते हैं ये भी डिफाइंड है। अगर आप अपने पेरेंट्स से ले रहे हैं, अपने फादर से आप ले रहे हैं, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। पहले जो होता था, पहले कुछ 500 और 1000 रुपए की लिमिट हुआ करती थी, इसके बियॉन्ड आप नहीं ले सकते हैं। अब ये थोड़ा सा, ये जो प्रश्न है इसमें कई जगह एक मोरल डिलेमा भी होता है। डिलेमा इस तरह का होता है, अब मैं जैसे किसी छोटे से गांव में गया, बहुत ही गरीब गांव है। अब देखिए, एक हमारा कल्चर ऐसा है, लोगों की हॉस्पिटैलिटी ऐसी है, उनके पास गिनकर 10 मुर्गियां हैं तो आपके लिए 2 मुर्गियां कट जाएंगी वहाँ उस दिन। ये उनकी हॉस्पिटैलिटी है। मैं शाकाहारी हूँ वैसे, मैं तो नहीं खाता हूँ, लेकिन उनको नहीं मालूम। और कई बार मैं आपको ये बताऊं, उनका मन रखने के लिए मैंने थोड़ा सा चख भी लिया। अच्छा। हाँ, तो अगर कोई हॉस्पिटैलिटी के लिए कर रहा है, अब जैसे मैं एक बार गया था, ट्राइबल एरिया में गया था, तो वहाँ पर मतलब पोर्क भी था, मुर्गी भी थी और फिश भी थी। मैंने थोड़ा सा फिश खाया उस दिन, क्योंकि और वेजिटेरियन कुछ भी नहीं था। तो उनका कल्चर ये है कि अगर आपको बहुत अच्छा कुछ देना चाह रहे हैं ना, इट इज़ देयर रेस्पेक्ट कि वो 3 तरह के नॉन वेजिटेरियन फूड आपको दे रहे हैं। तो ये आउट ऑफ रेस्पेक्ट था। अब वैसे में मैं केवल चावल खाकर आ जाऊँ, उन्हें सोचिए कितना खराब लगेगा। एंड आई वॉज द लीडर, आई वेंट देयर एज DM। मेरे को फोकस करके सारा कुछ किया था। वो इमेजिन में, जनरली वो इमेजिन नहीं करते हैं कोई बिल्कुल वेजिटेरियन होगा। तो वैसे में, तो जैसे आप कहीं जा रहे हैं,
आपके लिए लंच वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें इसे हम ब्राइब नहीं मानते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप किसी कंपनी से आपकी डीलिंग है और वो कंपनी आप और आपके फ्रेंड्स के लिए एक 5 स्टार होटल में लंच ऑर्गेनाइज कर रही है, तो दिस इज ब्राइब। अच्छा, दिस आई विल कंसिडर एज ब्राइब। वो फ्री में नहीं कर रहा है, देयर इज नो फ्री लंच। आज वो कर रहा है, कल आप उसके किसी काम आ सकते हैं, वो एक कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है। तो बेसिकली इमीडिएटली नहीं फ़ायदा पहुंच रहा उसको, बट दिस इज समथिंग विच आई वुड प्रेफर टू अवॉइड, आई हैव अवॉइडेड। और क्वेश्चन ये है कि क्या आईएएस का रोल फॉरेन पॉलिसी में भी होता है? आईएएस का रोल फॉरेन पॉलिसी में कई जगह होता है। देखिए, एमईए इज बाय एंड लार्ज मैन्ड बाय द फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स, आईएफएस, बट उसमें भी डिप्यूटेशन पर अदर सर्विसेज के लोग होते हैं। एंड आई विल नॉट लिमिट दिस आंसर टू दिस क्वेश्चन टू आईएएस ओनली, अदर सर्विसेज की बात करते हैं। अब जैसे आप किसी भी एम्बेसी को ले लें, खासकर बड़ी एम्बेसी जो है, लंदन, मॉस्को, इवन बर्लिन, तो वहाँ पर बहुत सारे नॉन आईएफएस ऑफिसर्स भी वहाँ पर पोस्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अब डिफेंस रिलेटेड मैटर्स हैं, डिफेंस कोऑपरेशन की जितनी बातें हैं, डिफेंस अटैचे इज फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस। मॉस्को में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों सर्विसेज के लोग होंगे। बर्लिन छोटी एम्बेसी है, तो वहाँ पर एक सर्विस का, यूजुअली आर्मी का बंदा होता है। फिर सिमिलरली आईपीएस के ऑफिसर्स होते हैं, आईबी के ऑफिसर्स, आरएनडब्ल्यू के ऑफिसर्स, उनकी पोस्टिंग होती है वहाँ पर, डिक्लेयर्ड पोस्टिंग्स हैं वो। और कई जगह आईएएस के ऑफिसर्स जैसे मिनिस्टर इकोनॉमिक, मिनिस्टर कॉमर्स ब्रसेल्स में, वाशिंगटन डीसी में, एक तो वो है। वहाँ पर नॉट ओनली आईएफएस, अदर सर, और जनरली बड़े मिशन को आप लें, अगर यूके या मॉस्को को लें, तो आई वुड से 50% और समटाइम्स मोर देन 50% आर नॉन आईएफएस ऑफिसर्स। ओके, देन सर, झारखंड में आपकी पोस्टिंग थी, एंड झारखंड में भी आई थिंक उस समय थोड़ा नक्सल का थोड़ा प्रभाव था वहाँ पे। तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आपको झंझोर दिया हो, या आपके लिए शॉकिंग हो, या एकदम न्यू एक्सपीरियंस रहा हो, या कुछ भी ऐसा हो कि आपका रिएक्शन बहुत मतलब शॉकिंग रहा हो, ऐसा कुछ जो आप शेयर करना चाहें? एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट हुआ था। मैं डीसी गिरिडीह हुआ करता था उन दिनों, और ये बात है 2004 की। झारखंड का असेंबली इलेक्शन अनाउंस हो गया था। वहाँ से एक एमएलए थे, महेंद्र सिंह, सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिस्ट पार्टी के थे, और बेसिकली सीपीआई एमएल और नक्सल ग्रुप्स, मतलब बाहर से लोगों को लगता है कि दोनों आर्म्ड स्ट्रगल में विश्वास करते हैं, बट दोनों में आपस में बिल्कुल नहीं बनती, आज भी शायद नहीं बनती है। तो इलेक्शन कैंपेनिंग उन्होंने शुरू की थी, नॉमिनेशन फाइल भरने वाले थे। एक दिन मैं इलेक्शन की मीटिंग ले रहा था, इट वाज सैटरडे और संडे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट छुट्टी का दिन था। तो सारे थाना इंचार्ज, बीडीओ, सीईओ को लेकर के मैं था, एसपी थे, हम लोग सभी लोग, तो हम लोग की मीटिंग चल रही थी। फिर हम लोगों ने लंच के लिए ब्रेक किया। लंच के बाद जब हम मीटिंग हॉल में पहुँचे, तो अचानक एक थानेदार ने बताया कि सर, अभी अभी खबर आई है, महेंद्र सिंह जी को गोली मार दी गई है। तो इमीडिएटली मैं और एसपी वहाँ साइट पर गए। बगोदर थाने में, उनका इलाका ही बगोदर का हुआ करता था। तो उस समय जब तक हम लोग वहाँ पहुँचते, मतलब हमारे गिरिडीह हेडक्वार्टर से बगोदर करीब 2 घंटे का रास्ता था। तो हम लोग जब तक वहाँ पहुँचे, उनकी बॉडी जहाँ पर इंटीरियर में गोली मारी गई थी, वो उनकी बॉडी बगोदर में ले आया गया था। वो मेरा सबसे शॉकिंग इंसिडेंट था। महेंद्र सिंह जी अक्सर हमसे मिलते थे जब भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आते, चूँकि बगोदर दूर था, 2 घंटे का रास्ता था। अगर आए और देरी हो गई और रास्ता मतलब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं था, तो रात को रुक जाते थे गिरिडीह में। और जैसा हमने बताया, मैं रेजिडेंशियल ऑफिस में रात को 11 बजे तक बैठता था, तो अक्सर ही फ़ोन पे बात करके वो आते थे। और कई सारी इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने मुझे दी उस वक्त कि कहाँ पर कोल की स्मगलिंग हो रही है, कहाँ पर पीडीएस का राशन किस तरह से भेजा जा रहा है। मैं रेड करवाता था और ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन की सही रहती थी। बहुत कार्रवाई की उनके इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर, लेकिन वो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही थी मेरे डीसी पोस्टिंग की। ठीक है सर। एज एन आईएएस ऑफिसर जब आप रहे, कहीं भी पोस्टिंग रही, या बात करें झारखंड में, स्टेट में एक अच्छा रोल था वहाँ आपका, तो कभी ऐसा लगा कि पॉलिटिकल प्रेशर
और एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के बीच में आपको डायलेमा आया हो और ऐसा महसूस हुआ हो कि सिस्टम के अगेंस्ट जाके कोई पर्टिकुलर चीज़ और अच्छी की जा सकती है, तो उस टाइम पे कैसे आप अपने आप को डील करते थे और कैसे मैनेज करते थे और क्या स्टेप लेते थे? तो इसका मतलब ये कि पॉलिटिकल प्रेशर जो है उसको आप सिस्टम मान रहे हैं। एग्जैक्टली सर। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। देखिए पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो तो रहता ही रहता है, कई जगह रहता है। आप ये देखिए ना कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, हर कोई अपने भले की सोचता है। अब कोई एमएलए आपके इलाके से है, उसके किसी बंदे का काम हो जाएगा तो उसको 4 वोट उसके सिक्योर्ड हो गए। और वो नॉर्मली काम ऐसे रहते हैं कि नहीं होने वाले हैं, तभी वो आपको फ़ोन कर रहा है। तो वो अपने भले की सोच रहा है, आप अपना रास्ता देखते रहिए। मैंने इतना सीखा, पहले जब शुरू में जब मैं कैरियर शुरू किया तो जब किसी का फ़ोन आता था तो जो रीज़नेबल चीज़ है, हो सकता है या नहीं हो सकता है, मैं वहीं फ़ोन पे ही बता देता था। बाद में मैंने सीखा कि हो सकता है कि पॉलिटिशियन जिसकी बात कर रहा है वो सामने बैठा हो, वो सामने बैठ करके उनसे फ़ोन करवा रहा है कि आप ज़रा इनसे फ़ोन कर दीजिए, तो आप फ़ोन करेंगे तो हो जाएगा। तो इसलिए फ़ोन पर हाँ या ना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और आप चुपचाप सुन लीजिए, करिए वही जो सही है। तो जब पहली बार आपको मिनिस्ट्री में आप गए और वहाँ पे बहुत ही क्लोजली वर्क करने का मौका मिला आपको मिनिस्टर्स के साथ पर्सनल लेवल पे, तो वो कैसा एक्सपोजर था और कैसी लर्निंग थी आपकी? अगर हम लोग बात करें प्रणब मुखर्जी सर की, जो कि काफ़ी विजनरी पर्सन रहे हैं, और उनके साथ का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मैं डिफेंस मिनिस्ट्री में जब मैं ज्वाइन किया तो मैंने ज्वाइन किया था एज डिप्टी सेक्रेटरी। उसमें प्रणब मुखर्जी अपने पीएस को चेंज करने की सोच रहे थे। किसी ने मुझे देखा और मेरा नाम रिकमेंड किया कि एक नया डिप्टी सेक्रेटरी आया है, आप देखिए अगर ठीक लगता है। तो मुझे पीएस टू रक्षा मंत्री बना दिया गया। और मैं आपको सही बताऊं, जब मैं शुरू में डिफेंस मिनिस्ट्री में ज्वाइन किया था, साउथ ब्लॉक के जिस कॉर्नर में मिनिस्टर का ऑफिस था, मुझे 2-3 हफ्ते तक कोई चार्ज नहीं मिला था। वो डिसाइड कर रहे थे क्या चार्ज दिया जाएगा। तो मैं जनरली जाता था मॉर्निंग में, कोई 2-4 ऑफिसर्स और सीनियर ऑफिसर्स मिल गए, उनको कॉल ऑन कर लिया, वापस आ गया। और उस कॉर्नर में कभी नहीं जाता था जिस कॉर्नर में मंत्री बैठते थे, वहाँ गार्ड वार्ड बैठे हुए हैं। बट आफ्टर 3-4 वीक्स आई रियलाइज्ड कि आई हैव एन ऑफिस इन दैट सेम कॉर्नर, सो दैट इज़ डेस्टिनी। और प्रणब मुखर्जी मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ का। मैं बोलूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस वो रहा। तो उनका मैंने देखा, कोई मीटिंग है, सीनियर मंत्री है वहाँ, चिदम्बरम, कमलनाथ, ये सब इस तरह के इस स्टैचर के लोग हुआ करते थे। और हाँ, चिदम्बरम, व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस? कमलनाथ, यू स्पीक। सो ही विल अलाउ एवरीवन टू स्पीक, and after everyone has spoken, and his meetings would not last very long, in about 45 minutes to 1 hour, he would say, ठीक है, good, so we had a nice discussion, now we will meet again. And then next time the same thing may happen again, सब कोई फिर से बोल लेंगे, हर किसी ने बोल लिया, हर किसी को लगा कि मुझे पूरी तरह से सुन लिया गया है। उसके बाद वो सोचेंगे बैठ करके कि अब हमें करना क्या है। और चूंकि हर किसी ने बोल लिया तो हर किसी को लग रहा है कि हाँ, मुझे अच्छी तरह सुन लिया गया है, कोई डिससेटिस्फैक्शन नहीं है, एक डिसीजन तो होना है। उसके बाद धीरे से, मैं डिसीजन कभी ऐसा नहीं लगता था कि इम्पोज किया गया हो। अच्छा, टेल मी वन थिंग, कैन वी डू लाइक दिस? दिस वाज हिज स्टाइल ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट करते। मतलब हाँ, मतलब कि यू आर ऑल ए पार्टी टू दिस डिसीजन। ऐसा नहीं लग रहा है कि डिसीजन प्रणब मुखर्जी का है, डिसीजन उस मीटिंग से आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। एक बच्चे ने पूछा है, अविनाश ने, स्मृति ईरानी मैम की वर्किंग स्टाइल का सबसे यूनिक एस्पेक्ट क्या था? क्या कोई ऐसा इंसिडेंट या डिसीजन मेकिंग मोमेंट याद है जो उनकी लीडरशिप को हाईलाइट करता हो? एक चीज बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, स्मृति ईरानी जब एजुकेशन मिनिस्टर थी तो अक्सर पेपर में एजुकेशन मिनिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज़ आते थे। अच्छा। और ज़्यादातर कंट्रोवर्शियल होते थे। एंड स्मृति ईरानी मैडम ने कहा कि राकेश, डोंट वरी, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर। मैं हूँ इसलिए सब न्यूज़ बन रहे हैं। तो थोड़ा सा ये कि वो जहाँ जब तक एजुकेशन मिनिस्टर थी, अननेसेसरली एजुकेशन मिनिस्ट्री कंट्रोवर्सी में रही। जैसे मैंने कहा, मैंने चारों एजुकेशन मिनिस्टर के साथ काम किया है। मतलब आई वुड रेट स्मृति ईरानी एज
वन ऑफ द बेस्ट। मुझे उसमें कोई संकोच नहीं है कहने में। देखिए, मैं खुद IIT से हूँ, IAS में हूँ, और ये सब जगह ऐसी हैं जहाँ कि आप अच्छे ब्रिलियंट लोगों के साथ आपका सरोकार रहता है, उनसे आप इंटरैक्ट करते हैं। स्मृति ईरानी के साथ से, मैडम के साथ जितना मेरा इंटरेक्शन हुआ, मैं बोलूँगा कि उनका इंटेलेक्ट का लेवल, उनका जो मतलब व्हाट शुड आई से, उनका जो IQ का लेवल था, वो किसी भी IITian और IAS वालों से कम नहीं था। ओके। मतलब आपको जो मीडिया ने एक बना दिया है ना कि वो कम पढ़ी लिखी हैं, तो भाई हर किसी का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं होता है, उसका अलग स्किल भी होता है ना। बिना पढ़े लिखे भी सचिन तेंदुलकर तो अच्छी बैटिंग करता है ना। स्मृति ईरानी ने एक्टिंग की, वहाँ पर उन्होंने अपना लोहा मनवाया, उसके बाद उन्होंने लाइन चेंज किया, वो इधर आई। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस आपको मिलेंगे जो मिडिल पास भी नहीं हैं, बट द पॉलिटिकल नैक इज़ वेरी गुड। स्मृति ईरानी वॉज, आई वुड से कि शी इज़ वेरी शार्प। हम लोग किसी भी बात का, जैसे कोई पॉलिसी अगर हमें समझानी है, कोई स्कीम समझानी है, तो 2-4 सेंटेंस से बोला, एंड आई वुड से कि आगे हम लोग क्या बताने वाले हैं, इशूज़ क्या हैं, उसमें मतलब उनको तुरंत समझ में आ जाती थी। एंड within 6-7 months of becoming minister, I would say she knew about almost every scheme of the ministry, और उसके क्या allocations हैं, कितना, वो अपडेट भी करती रहती थी, अभी तक कितना खर्च हुआ है, हमारे कितने टारगेट्स मीट हो रहे हैं, कौन सी स्कीम अच्छी कर रही है, नहीं कर रही है। तो काफ़ी अच्छा था वो सब, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब उनकी जो डीलिंग्स थी लोगों के साथ, हम लोगों के साथ कोई दिक्कत नहीं हुई थी। शुरू में मैं बोलूँगा जब वो आई तो उस समय जो लोग गवर्नमेंट को बाहर से देखते हैं, उनका क्या कंसेप्ट होता है, गवर्नमेंट में सारे करप्ट होते हैं, सारे क्रूक होते हैं, कई बार इस तरह कंसेप्ट होता है। तो प्रोबेबली शी केम विथ सम प्री कंसेप्ट नोशंस कि ये सब जो यहाँ पर लोग हैं, ये सब कांग्रेस पीरियड के हैं, ये हैं, वो हैं। सो कई सारे ज्वाइंट सेक्रेटरीज वगैरह उस समय मतलब रिपेट्रेशन लेकर चले गए, कैडर चले गए। उसका जो नया लॉट आया, और हम लोग मतलब उनके मिनिस्टर बनने के बाद हमारी पोस्टिंग हुई थी, नए लॉट को बिल्कुल ही दिक्कत नहीं हुई। शी नोज 7 लैंग्वेजेस, यू नो दैट? अच्छा। जी हाँ, वो मतलब कि पंजाबी बैकग्राउंड उनका है, असमीज बैकग्राउंड है, बंगाली, पंजाबी, असमीज, बंगाली, गुजराती, अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश, मराठी, और बढ़िया से कन्वर्स कर सकती हैं, बात कर सकते हैं वो। ये भी एक स्किल है ना। अभी जो है रैपिड फायर एक हम लोग करेंगे, उसमें आपको तुरंत से इंस्टेंट से आंसर करना होगा। सो पहला क्वेश्चन है सर, बेस्ट IAS पोस्टिंग एक्सपीरियंस जो आज तक का याद है? फील्ड पोस्टिंग्स। एक डिसीजन जो आपको लगता है कि IAS ऑफिसर के तौर पे आप और अच्छा ला सकते थे? कुछ खास ऐसा नहीं है। कुछ तो सर मतलब जनरली आई कुड, मतलब मैं एक्सेसिबल था, बट मुझे लोगों से मिलने बहुत अच्छा लगता था। आई कुड बी मोर एक्सेसिबल टू पीपल, लेकिन उस समय की अपनी लिमिटेशन होती है, कभी आपको कोर्ट करना है, मीटिंग्स करनी है, तो कई बार जितने लोगों से मिलना चाहता था उतना नहीं मिल सका, तो वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता था। आज की ब्यूरोक्रेसी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आप बोलेंगे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, आप सोच रहे होंगे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, करप्शन, ये सब। मैं बोलूँगा करप्शन का एक डिफरेंट फॉर्म है आज की डेट में, एंड दैट इज इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। मुझे आज की डेट में ये ज़्यादा खराब लगता है। जो फाइनेंशियली करप्ट नहीं भी हैं, वो भी इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हैं कई बार, कई सारे लोग। तो वो इस बात से खुश हो जाते हैं कि मैं तो भाई, मैं बिल्कुल ईमानदार हूँ, ये हूँ। लेकिन ब्यूरोक्रेसी का जो एक मेन रोल है, आपने जो चैलेंज की बात की, एडवाइजरी रोल, वो रोल हम ऑनेस्टली नहीं कर रहे हैं। ये मुझे एक चैलेंज लगता है कि आप सही एडवाइस दें। अगर आपको आज फिर से IAS की जर्नी स्टार्ट करने को कहा जाए तो क्या अलग करेंगे? एक तो एक्सेसिबिलिटी। खैर आजकल मुझे नहीं लगता है, मैं पुराने रेफरेंस फ्रेम में बात कर रहा हूँ, आजकल तो मोबाइल के चलते और व्हाट्सएप के चलते सभी लोग एक्सेसिबल हैं। तो आज के जो बच्चे हैं, जो DM कलेक्टर ये सब हैं, SP हैं, उनके लिए मुश्किल नहीं है। बट आई थिंक अलग कुछ, मुझे लगता है कि आई लिव्ड ए गुड लाइफ। 32 ईयर्स मैं IAS में रहा, और अभी और भी 2 साल थे, मैं तो वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर निकला हूँ, क्योंकि अब हुआ कि नहीं ठीक है, कुछ अपने इंटेलेक्चुअल परसूट्स को फॉलो किया जाए।
बट आई थिंक these 32 years were very well spent, और जो भी मैंने किया अपने हिसाब से काफ़ी अच्छा किया। सर थैंक यू सो मच आज के पॉडकास्ट के लिए, और इस पॉडकास्ट को यहीं कंप्लीट करते हैं हम लोग। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। थैंक्स वैभव।